Hello everyone, I Ankit Jain shall be presenting in front of you a ESE 2021 prelims strength of material solutions here। और मैं हर एक सॉल्यूशन को ईच एंड एवरी टास्क को यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। बहुत ध्यान से एक एक टास्क को समझिएगा और एक एक टास्क को सुनते जाइएगा। क्लियर? सो आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हियर। सबसे पहले तो मैं आपके लिए बता दूं कि हमारे लिए लगभग टोटल 18 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इस बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है और पूछा गया है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू प्रॉब्लम नंबर 1। मैं आपके सामने फर्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूँ। प्रॉब्लम की ब्यूटी देखिएगा सबसे पहले तो, कितना सुंदर प्रॉब्लम है, वो कितने अच्छे से पूछा गया है। मैं आपसे बार बार बोलते हुए आ रहा हूँ और वापस से मैंने एक बार वापस से रिपीट करता हूँ कि जब तक आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफ्लेक्शन को नहीं समझेंगे, एसएफडी बीएमडी को नहीं समझेंगे, आप रियल में सिविल इंजीनियर नहीं कहला सकते। एम आई राइट? सो देखिएगा पहला प्रॉब्लम यही हमें रिप्रेजेंट करता है। ये मुझसे बोलता है एक कैंटिलीवर बीम है, उस कैंटिलीवर का स्पैन कितना गिवन है? स्पैन इज 4 मीटर गिवन टू यू। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मुझसे बोलता है उस पर एक यूडीएल अप्लाई होता है 3 किलो न्यूटन पर मीटर का, और इसी के साथ साथ एक पॉइंट लोड होता है 3 किलो न्यूटन का, कहां पर? फ्री एंड पर अप्लाई होता है। ठीक है ना? अब मैं बिल्कुल सेम बीम इज सिंपली सपोर्टेड, एक बिल्कुल सिंपली सपोर्टेड बीम होगी। ठीक है ना? एक सिंपली सपोर्टेड बीम होगी। what point load at the center should be it carry to have same deflection at the cantilever। ठीक है ना? जितना डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर बीम में आ रहा है, कितना कैंटिलीवर बीम में डिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं कितना पॉइंट लोड एक सिंपली सपोर्टेड बीम पर अप्लाई कर दूं, मैं कितना पॉइंट लोड एक सिंपली सपोर्टेड बीम पर अप्लाई कर दूं कि मुझे उतना ही डिफ्लेक्शन अचीव हो जाए। क्लियर? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वेरी इजी। देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं। आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ सॉल्यूशन पार्ट हियर। मैं आपके सामने सॉल्यूशन पार्ट को डिस्कस करता हूं। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए, एक एक स्टेटमेंट को अपन सुनते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग हियर, मैंने आपके सामने इस तरीके से कैंटिलीवर बीम को कंसीडर किया। कैंटिलीवर बीम का मतलब ऐसा बीम जिसका एक एंड फिक्स होता है, अनदर एंड इज फ्री, और मैंने इस पर क्या किया? यूडीएल को अप्लाई किया। आई विल अप्लाइंग अ यूडीएल हियर। मैंने जैसे ही यूडीएल को अप्लाई किया और यूडीएल लोडिंग मेरे पास गिवन है, दैट मीन्स 3 किलो न्यूटन पर मीटर, और मेरे पास इस बीम का जो लेंथ गिवन है, द लेंथ ऑफ दिस बीम इज 4 मीटर। 4 मीटर मेरे पास लेंथ गिवन है। इसने मुझसे बोला कि यहाँ पर हमने फ्री एंड पर एक पॉइंट लोड को भी अप्लाई किया है, एंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट लोड इज अगेन 3 किलो न्यूटन। इसने 3 किलो न्यूटन के इस तरीके से बीम को यानी लोड को अप्लाई किया है एक फ्री एंड पर, एक कैंटिलीवर बीम पर। क्लियर? अब ये मुझसे पूछना चाहता है, पहले तो आप ये बताओ कि इस बीम में टोटल रिफ्लेक्शन कितना है। ठीक है ना? हमें अगर टोटल डिफ्लेक्शन इस बीम में निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? चलिए सो देखिएगा, मुझे सबसे पहले टोटल डिफ्लेक्शन इस बीम में निकालना पड़ेगा। इस बीम को सॉल्व करने के लिए टोटल डिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा पहले कैंटिलीवर बीम में। तो मैंने बोला कैंटिलीवर बीम पर सबसे पहले तो एक यूडीएल मैंने अप्लाई किया, एंड द वैल्यू ऑफ यूडीएल इज 3 किलो न्यूटन पर मीटर, और इसका लेंथ कितना गिवन है? लेंथ इज 4 मीटर गिवन टू यू। क्लियर? प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद मुझे वापस से एक कैंटिलीवर बीम लेनी पड़ेगी जिसकी लेंथ अगेन 4 मीटर होगा, और उस पर एक बार मैं इस तरीके से लोडिंग अप्लाई करूंगा, दैट मीन्स 3 किलो न्यूटन। आप लोगों ने मेथड ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा होगा डिफ्लेक्शन में, उसी का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए बहुत ध्यान से। सो मैंने आपके सामने बोला दिस इज ऑल्सो लेंथ इज 4 मीटर, और मैंने बोला जितना डिफ्लेक्शन इनमें आएगा उतने ही डिफ्लेक्शन मुझे एक किस बीम में चाहिए, उतना ही बराबर डिफ्लेक्शन मुझे एक सिंपली सपोर्टेड बीम में चाहिए। यदि मैं सेंटर पर क्या अप्लाई कर दूं? सेंटर पर पॉइंट लोड को अप्लाई कर दूं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब होता है एक एंड हिंज हो और अनदर एंड क्या हो? अनदर एंड इज रोलर हो। एम आई राइट? एक एंड हिंज हो और अनदर एंड रोलर हो, और मैं सेंटर पर कितना पॉइंट लोड अप्लाई करूं? सो आई विल कंसीडरिंग हियर सेंटर पर आप P पॉइंट लोड को अप्लाई करिएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं इसकी लेंथ निकाल लूंगा, मैं अभी सब कुछ कैलकुलेट कर लूंगा। मैंने आपसे बोला सेंटर पर अभी P पॉइंट लोड अप्लाई कर दीजिए आप। बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर कैंटिलीवर था, उसने बोला एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, बिल्कुल सेम है सब कुछ, लेकिन उस पर कितना पॉइंट लोड सेंटर पर अप्लाई करूं कि डिफ्लेक्शन बराबर हो जाए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन इज वेरी इजी। देखिए भाई डियर, बहुत अच्छे से स्टेटमेंट को सुनिए, मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारी बीम पर इस तरीके से एक यूडीएल अप्लाई है कैंटिलीवर बीम पर, तो डिफ्लेक्शन का वैल्यू होता है WL4/ATI। एम आई राइट? दिस इज द फॉर्मूला। सिमिलरली मुझे पता है अगर मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम है, मेरे एंड पर अगर मैं पॉइंट लोड को अप्लाई कर रहा हूँ, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल डिफ्लेक्शन? टोटल डिफ्लेक्शन का वैल्यू कितना होगा? सो द वैल्यू ऑफ टोटल डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू PL3/3EI। इट इज द वैल्यू PL3/3EI इज इक्वल टू
पी लोड मैंने सेंटर पर अप्लाई किया है माय डियर फ्रेंड, तो इसमें डिफ्लेक्शन का वैल्यू कितना आता था? आपको अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल याद हो जो अपन ने एग्जाम के पहले पढ़ा है, इस तरीके से हमारे लिए डिफ्लेक्शन अचीव होता था। एम आई राइट? तो हमारे लिए यहाँ पर जो वैल्यू मिलता था, इट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। डेल्टा मैक्सिमम का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा? सो वी ऑलरेडी नो दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा मैक्स, मुझे जो डेल्टा मैक्स का वैल्यू मिलता था, दिस इज PL³ अपॉन 48 EI। एम आई राइट? मैं एकदम सही हूँ, PL³ अपॉन 48 EI। नाउ पुट द वैल्यू, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, W का वैल्यू मेरे पास गिवन है 3। अच्छा, L³ अपॉन EI को कॉमन ले लो, यहाँ से आपने L³ अपॉन EI को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। L³ अपॉन EI को आपने सर यहाँ से कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बचा? W इंटू L, तो L का वैल्यू इज 4 डिवाइडिंग बाय 8, पहले तो ये बचा, प्लस मेरे पास क्या बचा? P का वैल्यू मेरे पास है 3 किलो न्यूटन। L³ अपॉन EI कॉमन, सो 3/3 is equal to PL³ अपॉन 48 EI। सो P मल्टीप्लाई बाय L³ अपॉन 48 EI, इसको ऐसा ही रहने दो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, हमें ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, हमारे लिए ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है सर? मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ से देखो भाई, LQ से LQ को चीर दूंगा, EI से EI को चीर दूंगा, ठीक है ना। अब मेरे पास केवल और केवल एक ही अननोन बचा है P, और अल्टीमेटली मुझे P का ही वैल्यू निकालना था। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो क्वेश्चन इज वेरी इजी, केवल हमें डिफ्लेक्शन का थोड़ा सा लिटिल बिट नॉलेज होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर मान लीजिए मैं आपके सामने P का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, सो द वैल्यू ऑफ P, जो मेरे पास फोर्स का वैल्यू आएगा, दिस इज 120 किलो न्यूटन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द P इज इक्वल टू 120 किलो न्यूटन। ये हमारे पास P का वैल्यू आया। माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन इज वेरी इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बच्चा चाहता तो डायरेक्ट एक बार में अटेम्प्ट करता, लेकिन सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पर? डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला मुझे रिक्वायर्ड था। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम, बहुत ही इजी प्रॉब्लम हमसे पूछा गया था। दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर 1 रिलेटेड टू डिफ्लेक्शन टॉपिक। क्लियर? चलिए अब अपन सेकंड प्रॉब्लम की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। सेकंड प्रॉब्लम मुझसे एक्चुअल में रियलिटी में क्या पूछना चाहता है, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए। ये मुझसे बोलना चाहता है, ये मुझसे बोला, अब देखिए ये मुझसे क्या बोलता है, ये मुझसे बोलता है कि एक्चुअली हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इट इज़ अ सिंपली सपोर्टेड बीम। अच्छा, इस टाइप के जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया है कि इसने ईच एंड एवरी चीज को फैक्टर्ड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे इसने बोला अ सिंपली सपोर्टेड बीम इफेक्टिव स्पैन और ऑफ 9 मीटर, यहाँ पर स्पैन है, स्पैम नहीं है, ये थोड़ा सा स्पैन ऑफ 9 मीटर। कैरी है यूडीएल, इसने यूडीएल को कैरी किया है, कितना यूडीएल कैरी किया? दिस इज 60 किलो न्यूटन पर मीटर। इसने बोला है इंक्लूडिंग सेल्फ वेट इंक्लूड है इसमें। व्हाट इज द सेक्शन मॉडुलस, ये हमसे बोलना चाहता है, व्हाट इज द सेक्शन मॉडुलस ऑफ द बीम इफ Fy मैंने कंसीडर किया है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड E का वैल्यू कंसीडर किया है 2 × 10⁵ न्यूटन 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो भाई देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपके सामने डिस्कशन क्या करना चाहता हूँ, उसके बाद अपन थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ध्यान से आप स्टेटमेंट को सुनिएगा सबसे पहले कि व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने क्या डिस्कस करूंगा। ठीक, देखिए मैंने आपके सामने बोला हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सो फर्स्टली आई विल ड्रॉ अ सिंपली सपोर्टेड बीम हियर। मैं आपके सामने एक सिंपली सपोर्टेड बीम को बनाता हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम लाइक दिस। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब होता है ऐसा बीम जिसका एक एंड फिक्स, एक एंड हिंज हो और दूसरा एंड रोलर हो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरीके से मैंने आपके सामने एक सिंपली सपोर्टेड बीम को बना दिया। वन एंड इज हिंज, अनदर एंड इज रोलर सपोर्टेड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वन एंड इज हिंज एंड अनदर एंड इज रोलर सपोर्टेड। मैंने आपसे बोला इस बीम पर कितना लोडिंग अप्लाई है, कितना यूडीएल अप्लाई है। इस बीम पर यूडीएल अप्लाई है 60 किलो न्यूटन पर मीटर का, सो आई विल अप्लाइंग अ यूडीएल हियर 60 किलो न्यूटन पर मीटर। और मैंने आपके सामने बोला व्हाट इज द लेंथ, कितना लेंथ है इस बीम का। सो लेंथ इज गिवन टू यू, आई थिंक लेंथ इज 9 मीटर, है ना, मेरे लिए लेंथ गिवन है इस बीम का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ? लेंथ इज 9 मीटर गिवन टू यू। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सबसे पहले मैं आपके सामने, वी ऑलरेडी नो दैट, हम प्योर बेंडिंग इक्वेशन के बारे में समझते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट प्योर बेंडिंग इक्वेशन। अगर मैं आपके सामने प्योर बेंडिंग इक्वेशन के बारे में बात करूंगा, इफ आई विल टॉक अबाउट प्योर बेंडिंग इक्वेशन, इसने हमें सेक्शन मॉडुलस निकालने को बोला है, यानी z का वैल्यू निकालने बोल रहा है सर, ठीक है ना। प्योर बेंडिंग इक्वेशन क्या बोलता है? प्योर बेंडिंग इक्वेशन मुझसे बोलता है m/i इज इक्वल टू f/y
इज इक्वल टू ई अपॉन आर। एम आई राइट? यही हमसे बोलता है सर। एफ की जगह बहुत सारे लोग यहाँ पर सिग्मा भी लिखते हैं, एफ की जगह बहुत सारे लोग यहाँ पर सिग्मा भी लिखते हैं। क्लियर? अब देखिए बहुत ध्यान से, एक्चुअल में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ सर m अपॉन एफ इज इक्वल टू आई अपॉन वाई। और अगर मैं i अपॉन वाई की बात करूंगा तो i अपॉन वाई को क्या बोला जाएगा, i अपॉन वाई को ही तो सेक्शन मॉडुलस बोला जाता है यार। एम आई राइट? i अपॉन वाई को ही मैं सेक्शन मॉडुलस बोलता था। एम आई राइट? चलिए, सो यानी कि मुझे सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है। तो सेक्शन मॉडुलस इज इक्वल टू मूवमेंट यानी बेंडिंग मूवमेंट डिवाइडिंग बाय स्ट्रेस। स्ट्रेस का वैल्यू इज गिवन टू यू। स्ट्रेस कितना दिया है, 250 इंटू 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेस इज गिवन टू यू। मुझे m का वैल्यू अकेला निकालना पड़ेगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मूवमेंट हियर? बेंडिंग मूवमेंट का वैल्यू कितना है? सो द बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू WL स्क्वायर अपॉन 8। इसी तरीके से मैं बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू निकालूंगा WL स्क्वायर अपॉन 8। चलिए, सो W का वैल्यू हम पुट करते हैं, दिस इज 60 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 8। हम इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। इफ यू पुट द वैल्यू हियर, जैसे ही मैंने यहाँ पर आपके सामने वैल्यू को पुट किया, हमारे पास वैल्यू आएगा 607.5 किलो न्यूटन मीटर। द वैल्यू इज 607.5 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, एक्चुअल में मुझे मोमेंट ऐसा ही पुट करना है 607.5, लेकिन इसने जो आंसर मुझे दिया है ये फैक्टर्ड करके दिया है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यहाँ पर फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 607.5 किलो न्यूटन मीटर, यानी कि 10⁶ dividing by 250 Newton per mm square. It's the value of yield stress. So what is the value of section modulus? तो section modulus की real value जो मेरे पास आएगी, this is 3645. This is 3645 into 10⁻³ mm raised to power cube, 10⁻³ mm raised to power cube. It is the real value. ये हमारे पास सेक्शन मॉडुलस का रियल वैल्यू आया, बट मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर गिवन था। एंड जो अप्रोक्सीमेट आंसर मेरे लिए गिवन है, द अप्रोक्सीमेट आंसर जो मेरे हिसाब से आना चाहिए, हो सकता है ईएस में आंसर वेरी कर जाए, लेकिन जो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए, नियर बाय आंसर इज 3682 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ mm raised to power क्यूब। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द वैल्यू। ये हमने आपके सामने z का वैल्यू पता कर लिया। समझ में आ गया? सो ये आंसर आपके लिए आई थिंक सो उसमें ऑप्शन में गिवन होगा, ये आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन इज वेरी इजी, कुछ नहीं करना था। अच्छा, कुछ कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिनका यूज नहीं होता। यहाँ पर विड्थ ऑफ सपोर्ट का यूज नहीं किया मैंने। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? विड्थ ऑफ सपोर्ट को मैंने यूज नहीं किया। चलिए, अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये हमसे क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये मुझसे बोलता है अ कैंटिलीवर बीम, इट्स ऑल्सो अ वेरी इजी प्रॉब्लम। तो आप देख पा रहे हैं कि सर जो बीम का टॉपिक है, जो डिफ्लेक्शन का टॉपिक है ना, जो एसएफडी बीएमडी का टॉपिक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है वो वेल एंड गुड, वो मेंस की तैयारी को शुरू करें, ठीक है ना। और जिनके पेपर में कोई लैक रह गया है, कोई बात नहीं, आप अगली बार याद रखिएगा कि पेपर में हमेशा थ्योरेटिकल अप्रोच ही नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। ईएससी के पेपर में बहुत सी बार न्यूमेरिकल अप्रोच पर भी फोकस किया जाता है। क्लियर? चलिए, बहुत ध्यान से। सो मैं आपके सामने स्टेटमेंट क्या डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ सॉल्यूशन पार्ट। मैं आपके सामने सॉल्यूशन पार्ट को डिस्कस करूंगा। देखिए क्या बोल रहा है ये मुझसे बोल रहा है कैंटिलीवर बीम इज प्रपोज्ड टू बी बिल्ट इनटू अ कंक्रीट वॉल एट वन एंड, ठीक है ना। कंक्रीट वॉल के अंदर मैंने एक एंड को फिक्स कर दिया, तभी वो कैंटिलीवर होगा, एंड अनदर एंड इज फ्री। बनी बात है, पहले ही उसने बोल दिया कैंटिलीवर बीम। इसने मुझसे बोला है, इसने मुझसे क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, ये मुझसे क्या बोलना चाहता है। मैंने बोला इफ सपोर्ट्स अ डेड लोड 20 किलो न्यूटन पर मीटर एंड लाइव लोड इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर। उसने बोला है उस पर 20 किलो न्यूटन पर मीटर का डेड लोड जाता है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लाइव लोड जाता है, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ बीम इज 5 मीटर। उसने बोला है कि बीम का जो लेंथ है वो बीम का लेंथ 5 मीटर है। व्हाट इज द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इसने हमसे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पूछा है। क्या वैल्यू होगा शेयर फोर्स का, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, क्या वैल्यू होगा बेंडिंग मोमेंट का। तो देखिएगा सर, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनने की कोशिश करिए। मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूँ, आई अगेन रिपीट माई स्टेटमेंट। मैंने आपके सामने बोला कि इस तरीके से हमारे पास एक कॉन्क्रीट का वॉल गिवन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉन्क्रीट वॉल इज गिवन लाइक दिस। इस तरीके से ये हमारे पास एक कॉन्क्रीट का वॉल गिवन है। दिस इज अवर कॉन्क्रीट वॉल,
ठीक है ना। ये हमारे पास एक कंक्रीट का वॉल गिवन है, वैसे इस तरीके से नहीं बनता है बट यहाँ पर अपन थोड़ा सा काम चलाने के लिए इस तरीके से कंक्रीट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जिसको ऐसा लगे नहीं 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 ऐसा नहीं करना चाहिए तो भैया फिर आप ऐसे डॉट डॉट कर देना और इसके बीच में एग्रीगेट में एग्रीगेट डाल देना। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सब कुछ ईच एंड एवरी टास्क आर पॉसिबल, ईच एंड एवरी टास्क पॉसिबल है, कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने क्या किया, आपके सामने एक कंक्रीट का वॉल बनाया, दिस इज अ कंक्रीट का वॉल, और इस कंक्रीट के वॉल से मैंने एक कैंटिलीवर बीम को निकाला। कैंटिलीवर बीम का मतलब क्या है, एक ऐसा बीम जिसका एक एंड फिक्स हो और अनदर एंड क्या हो, अनदर एंड इज फ्री। ठीक है, सो मैंने यहाँ से आपके सामने कैंटिलीवर बीम यहाँ से पास यानी निकाल दिया। अब भाई जैसे ही मैंने यहाँ से एक कैंटिलीवर बीम निकाला, कैंटिलीवर बीम इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मेरे पास कैंटिलीवर बीम था और ये मुझसे क्या बोल रहा है, इस कैंटिलीवर पर जो मैंने लोडिंग को अप्लाई किया है, आई विल अप्लाइंग अ लोडिंग ऑन दिस कैंटिलीवर बीम। अगर इस कैंटिलीवर बीम पर मैं लोडिंग की बात करता हूँ तो लोडिंग कितना है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर का मेरे पास डेड लोड है प्लस 10 किलो न्यूटन पर मीटर का मेरे पास क्या है, लाइव लोड है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। अगेन कंडीशन वही है, इसने क्या किया है, वैसे तो 20 और 10 ही लेना था लेकिन इसने जो भी आंसर दिया है वो 1.5 फैक्टर्ड का मल्टीप्लाई करके दिया है, फैक्टर्ड लोड के बारे में बात की है। चलिए सो अगर मैं आपके सामने टोटल लोड की बात करूं तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 इज 30 मल्टीप्लाई बाय 1.5 दैट मीन्स टोटल लोड हो जाएगा मेरे पास 45 किलो न्यूटन पर मीटर। एम आई राइट, मैं बिल्कुल सही हूं। तो टोटल लोड मेरे पास कितना हो जाएगा, टोटल लोड मेरे पास हो जाएगा 45 किलो न्यूटन पर मीटर। और अगर मैं इसके लेंथ की बात करता हूं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीम, ये इस बीम का लेंथ मेरे पास दिया हुआ है 5 मीटर इज द लेंथ ऑफ बीम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेंथ ऑफ बीम मेरे पास कितना दिया हुआ है, सो लेंथ ऑफ बीम का वैल्यू मेरे पास दिया है 5 मीटर। चलिए सो अगर मैं इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लूं, मैंने इसको कैलकुलेट करके नहीं रखा है एक्चुअली, अगर मैं इसका शेयर फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स, शेयर फोर्स का वैल्यू क्या होगा यार, सभी लोग जानते हैं। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है सो 45 मल्टीप्लाई बाय 5 और कहाँ एक्ट होगा, सेंटर पर एक्ट होगा। एम आई राइट, 45 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये कहाँ पर एक्ट होगा, सेंटर पर एक्ट होगा। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब क्या है, 45 मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा व्हाट आई विल डिस्कस। 45 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्या मतलब होता है, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिए मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। जस्ट अ वेट, क्या हो गया यहाँ पर, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई क्या। यस, तो देखिएगा अगर मान लीजिए मैं 45 मल्टीप्लाई बाय 5 की आपके सामने बात करूंगा, इफ आई विल टॉक अबाउट 45 मल्टीप्लाई बाय 5 सो कितना होगा 5, इसके बाद ये हो जाएगा है ना, दिस इज 225 किलो न्यूटन। एम आई राइट, 225 किलो न्यूटन मेरे पास आंसर आएगा, 225 किलो न्यूटन ये मेरे पास एक पॉइंट लोड आएगा। भाई तो शेयर फोर्स अगर मैं इस फिक्स्ड एंड पर निकालूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स तो सीधा हो जाएगा राइट डाउन पॉजिटिव यानी शेयर फोर्स का वैल्यू इज 225 किलो न्यूटन। एम आई राइट, क्या मैं बिल्कुल सही हूं। द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स, जो मेरे पास शेयर फोर्स का वैल्यू आएगा, द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स इज 225 किलो न्यूटन। एंड इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, देखिए 225, और ये एक्ट कहां पर करेगा, ये सेंटर पर एक्ट करेगा। सेंटर का मतलब कितने मीटर पर, 2.5 मीटर पर एक्ट करेगा सर, ठीक है ना। सो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट्स अ वेरी इजी स्टेटमेंट। एम आई राइट, सो force is given, force is 225 kilonewton multiplied by perpendicular distance is 2.5 meter. Now so the bending moment is become equal to, जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिएगा कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा। सो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई बाय 2.5, दिस मीन 562.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ये मेरे पास बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आएगा। दैट मीन्स क्वेश्चन इज वेरी इजी, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस मुझसे पूछा गया है, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, ये मुझसे क्या पूछ रहा है, इट्स अ वेरी यूनिक प्रॉब्लम, एक्चुअल में ये बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है। ये मुझसे पूछ रहा है अ नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ 160, देखिएगा यूनिट देख के मत घबराइए, अ नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू है 126 मिली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टेंसाइल इन नेचर एंड 94 मिली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कॉम्प्रेसिव इन नेचर आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, ये एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं इन एन इलास्टिक मटेरियल एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के राइट एंगल हैं। ये मुझसे बोलता है द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 146 मिली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
अब ये मुझसे क्या पूछता है, द शेयर स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है ना, उस पॉइंट पर शेयर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा। यानी कि मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन प्रिंसिपल स्ट्रेस के टॉपिक से लाइव यानी डील कर रहा है। एम आई राइट? प्रिंसिपल स्ट्रेस के टॉपिक से ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डील कर रहा है। बहुत ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन का ब्यूटी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का मुझे पता नहीं। देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने आपके सामने कंसीडर किया इस तरीके से एक बॉडी मेरे लिए गिवन है। वो मुझसे बोल रहा है, वो मुझसे क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। वो मुझसे बोल रहा है 126 mn पर मीटर स्क्वायर का लोडिंग इसने मुझे इस तरीके से एक स्ट्रेस गिवन दिया विच इज टेंसाइल इन नेचर, और एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का नेचर गिवन, कॉम्प्रेसिव नेचर का स्ट्रेस गिवन देता है, दैट मींस 94। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब स्टेटमेंट को सुनना और बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे के राइट एंगल परपेंडिकुलर हैं। ये मुझसे क्या पूछना चाहता है, ये मुझसे पूछना चाहता है वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस का वैल्यू बता दीजिए सर। व्हाट इज द टाउ एक्स वाई, ठीक है ना, टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स कुछ भी इसका वैल्यू बता दीजिएगा। व्हाट इज द वैल्यू, कितना वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अच्छा वो प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू दिया है इसने कितना, 146 मिली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं क्या आपके सामने डिस्कस करूंगा। अच्छा वी ऑलरेडी नो दैट, हम एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या बात जानते हैं सर, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द, क्या बात जानते हैं हम फॉर्मूला जानते हैं सर। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला मेरे पास है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडिंग बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी नोन है। नाउ पुट द वैल्यू, सिग्मा एक्स गिवन है, सिग्मा वाई गिवन है, सिग्मा 1 गिवन है, टाउ एक्स वाई एक अननोन पैरामीटर है। सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर? वेरी इजी। तो देखिएगा सिग्मा 1 का वैल्यू मेरे पास कितना गिवन है, दिस इज 146 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स गिवन है 126। अच्छा सिग्मा वाई माइनस का आएगा क्योंकि कॉम्प्रेसिव इन नेचर है, दैट मीन्स माइनस 94 डिवाइडिंग बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स का वैल्यू गिवन है 126, सिग्मा वाई इज माइनस प्लस 94 डिवाइडिंग बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स बाय। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमारे पास सब वैल्यू गिवन है। आप यहाँ से काय का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, टाउ एक्स वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ एक्स वाई? तो टाउ एक्स वाई का वैल्यू जो मेरे पास आएगा, दिस इज 69.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो मेरे पास वैल्यू आया, द वैल्यू इज बिकम इक्वल टू 69.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ में आया आपको? दिस इज द वैल्यू ऑफ टाउ एक्स वाई। ये टाउ एक्स वाई का वैल्यू आया, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? सो भाई देखिए ये वाला बहुत सारे ऐसी कंडीशन है कि ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला क्वेश्चन विथाउट कैल्सी के सॉल्व नहीं हो सकता था, ठीक है ना। तो ये सबके लिए डिफिकल्ट है, सिर्फ एक किसी पर्सन के लिए डिफिकल्ट नहीं है, ये सभी के लिए डिफिकल्ट होगा, तो उससे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब अपन थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सर, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है एंड इट इज माई फेवरेट प्रॉब्लम। ये फेवरेट प्रॉब्लम है अभी तक जो ईएस के प्रॉब्लम में आया है, क्योंकि सभी बच्चों से बन रहा था लेकिन सभी बच्चों को इसमें दिमाग नहीं चल पाया कि सर एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। बन सभी से रहा था, दिमाग नहीं चल पाया। क्लियर? देखिए प्रॉब्लम की ब्यूटी देखिए, पहले तो क्या बोलना चाहता है। ये मुझसे बोल रहा है, ये बिल्कुल जनरल प्रॉब्लम है, जनरल अंग्रेजी बोल रहा है, अगर अंग्रेजी समझ जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए ये मुझसे क्या बोल रहा है, ये मुझसे बोल रहा है अ प्लेन एलिमेंट इन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 100 मेगापास्कल। ठीक है ना, एक बॉडी है जो सब्जेक्टेड है टेंसाइल स्ट्रेस 100 मेगापास्कल एंड shear स्ट्रेस इज 20 मेगापास्कल। What is the normal stress on a plane inclined at the 15 degree with the tensile stress? ठीक है ना, 15 डिग्री with the tensile stress। बहुत ध्यान से सुनिए, एक ऐसे प्लेन पर मुझे स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड करना है, एक ऐसे प्लेन पर मुझे स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड करना है जो टेंसाइल स्ट्रेस से 15 डिग्री पर है। टेंसाइल प्लेन से नहीं, वह प्लेन से नहीं बोल रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस से 15 डिग्री पर है। ठीक है ना, 15 डिग्री लिखा ना, यस, टेंसाइल स्ट्रेस से 15 डिग्री पर है। ठीक है ना सर, कैलकुलेट कर सकते हो क्या? जल्दी से बताइए, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो?
बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर पाओगे मैं आपके सामने बताने की कोशिश करता हूं। देखिएगा इसने मुझसे क्या बोला है, इसने मुझसे बोला हुआ है इस तरीके से मेरे पास एक बॉडी है एंड बॉडी इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके से मेरे पास एक बॉडी गिवन है, बॉडी इज लुकिंग लाइक दिस। आपके पास इस तरीके से बॉडी गिवन है और आप क्या कर रहे हो, इस बॉडी पर आपने एक फोर्स को अप्लाई किया। आई विल अप्लाइंग अ फोर्स हियर, आई विल अप्लाइंग अ फोर्स हियर। देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं इस पर एक फोर्स को अप्लाई करता हूं, है ना। एक नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया। टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू इज 100 मेगापास्कल गिवन टू यू। आपके लिए 100 मेगापास्कल गिवन है। ये मुझसे बोल रहा है इस पर शेयर स्ट्रेस का वैल्यू गिवन है। द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस इज गिवन टू यू एंड द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू 25 मेगापास्कल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट इज वेरी लॉजिकल प्रॉब्लम। वापस बोल रहा हूँ, इट इज वेरी लॉजिकल प्रॉब्लम। बहुत अच्छे तरीके से इसको सुनने की कोशिश करना। सर व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, मैं क्या आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने क्या बोला, मैं आपके सामने बोला कि इस तरीके से मेरे पास एक प्लेन है जो टेंसाइल स्ट्रेस से कितने डिग्री पर है, टेंसाइल स्ट्रेस से जो 15 डिग्री पर है सर, यानी कि ये वाला एंगल बात करना चाहता है। दिस एंगल इज 15 डिग्री, ठीक है ना। अब भाई ये वाला एंगल 15 डिग्री का है, ये वाला एंगल 15 डिग्री का है। बहुत ध्यान से सुनिए, इफ दिस एंगल इज इन 15 डिग्री, अगर ये एंगल 15 डिग्री का है, देखो बहुत ध्यान से, थोड़ी सी गणित पढ़ते हैं यहाँ पर हम। इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींचें, अगर ये एंगल 15 डिग्री का है, ये 15 डिग्री का होगा, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, व्हाट इज द एंगल हियर, एंगल इज 75 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंगल 75 डिग्री पर होगा और ये कैसा जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। हमने आपको बताया था अगर थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। थीटा इज -75 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इफ थीटा इज नेगेटिव, थीटा अगर नेगेटिव होगा तो थीटा का वैल्यू -75 डिग्री लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता, अच्छा मेजर हमेशा वर्टिकल प्लेन से ही करना पड़ेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ऑलवेज बी मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन, हमेशा वर्टिकल प्लेन से ही मुझे एंगल मेजर करना है। क्लियर, चलिए सो अगर मैं इस प्लेन को नाम दे देता हूं, इस प्लेन का नाम सपोज दैट मैंने दिया ए बी प्लेन हियर। मुझे इस ए बी प्लेन पर कितना नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस हियर, ठीक है। सो देखिएगा इसको मैं सिग्मा डैश बोल देता हूं सर। तो मैंने सिग्मा एक्स का वैल्यू यहां पर डिस्कस किया। द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स इज 100 मेगापास्कल एंड द वैल्यू ऑफ टाउ एक्स वाई, मेरे पास टाउ एक्स वाई का वैल्यू गिवन है, दिस इज 25 मेगापास्कल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, स्टेटमेंट सुनिएगा। अगर मैं सिग्मा डैश का वैल्यू निकालूंगा तो सिग्मा डैश निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मैंने आपके सामने बोला द फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा cos theta. This is our formula. We already know that sigma y is become equal to 0. तो sigma y को मैंने 0 से चीर दिया। अब भाई sigma y has become equal to 0, sigma y को मैंने 0 से चीर दिया। Now what is the value? Put the value here. The sigma x is 100 multiply by cos theta का value is -75 डिग्री, ठीक है ना, प्लस 2 टाउ एक्स वाई साइन -75 मल्टीप्लाई बाय कॉस -75। जैसे ही आप इन वैल्यूज को सॉल्व करोगे, वैल्यू वी गेट, हम जो वैल्यू को फाइंड करेंगे, द वैल्यू इज बिकम इक्वल टू, जो मेरे पास वैल्यू आएगा, द वैल्यू इज -5.8 मेगापास्कल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, द वैल्यू इज लुकिंग हियर -5.8 मेगापास्कल। ये मेरे पास सिग्मा डैश का वैल्यू आएगा। द वैल्यू ऑफ सिग्मा डैश इज बिकम इक्वल टू -5.8 मेगापास्कल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अगर कोई बच्चा इस फॉर्मूले में कंफर्ट नहीं है तो मेरे पास दूसरा फॉर्मूला भी है। दूसरा फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इजी, वो भी बहुत इजी फॉर्मूला है। देखिए मैं 2 सॉल्यूशन बता देता हूँ इसके। दूसरा फॉर्मूला भी मेरे पास है और दूसरा फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इजी, बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स में से एक है। देखिए मैं दूसरा फॉर्मूला आपके सामने डिस्कस करता हूँ। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, मेरे पास जो दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला इज, या तो आप ऐसे कर लो और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी यहाँ पर देख लीजिएगा। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन की मैं आपके सामने बात कर देता हूँ, यानी दूसरा फॉर्मूला जिस बच्चे ने पढ़ा हो, दिस इज सिग्मा डैश। तो आपने सिग्मा डैश का एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा सर, सिग्मा डैश का आपने एक फॉर्मूला ऐसा भी पढ़ा है, मैं आपके लिए बता देता हूँ वो फॉर्मूला।
ठीक है ना। सिग्मा डैश का वो फॉर्मूला था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स बाय साइन टू थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये फॉर्मूला भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, दिस इज साइन टू थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे बच्चे ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ते हैं। आपके लिए ईच एंड एवरी वैल्यू गिवन है। सिग्मा एक्स इज गिवन, सिग्मा वाई 0 है, कॉस टू थीटा का वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, टाउ एक्स वाई गिवन है, साइन टू थीटा गिवन है। यू पुट द वैल्यू एंड वी गेट द आंसर इज माइनस 5.8 मेगा पास्कल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया सभी के लिए। तो हम कोई भी फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला आपको याद हो आप उसका यूज कर सकते हो। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईली इंटरेस्टिंग एंड हाईली लेवल प्रॉब्लम। ठीक है। सिविल इंजीनियर के पेपर में ऐसा प्रॉब्लम आना रियलिटी में सिविल इंजीनियर्स के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि सिविल इंजीनियर कभी भी ज़्यादा डिटेल में क्या नहीं पढ़ता, कभी भी ज़्यादा डिटेल में सिविल इंजीनियर स्प्रिंग के लिए नहीं पढ़ता। क्लियर। इसीलिए दिस प्रॉब्लम इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट फॉर अस, आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आई थिंक सभी इंजीनियर्स को थोड़ा सा टफ पड़ा होगा अगर आप सिविल से बिलोंग करते हो। इफ यू आर बिलोंगिंग इनटू अ मैकेनिकल फील्ड तो फिर आपको ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन टफ नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो सिविल इंजीनियर के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना, रियल में टफ है। मुझे भी इसको करने में थोड़ा सा टफ इसलिए महसूस हुआ क्योंकि स्प्रिंग का टॉपिक हम लोग को उतने टच में नहीं रहता है। क्लियर। चलिए, फिर भी मैंने इसको करने की कोशिश की है, कहीं से जुगाड़ तुगाड़ लगा के। देखिएगा बहुत ध्यान से किस तरीके से मैं आपके सामने सॉल्यूशन पार्ट को डिस्कस करूंगा। आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अ सॉल्यूशन पार्ट हियर। मैं आपके सामने सॉल्यूशन पार्ट को डिस्कस करूंगा। देखिएगा मैं आपके सामने क्या सॉल्यूशन पार्ट यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिए और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनते जाइए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, आपके लिए सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में इसने मुझसे बोला है अ 1.4 मीटर लॉन्ग लैमिनेटेड कैरिएज स्प्रिंग। इसका मतलब होता है जैसे कि एक लीफ स्प्रिंग हो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लीफ स्प्रिंग टाइप बात कर रहा है वो। इसने मुझसे बोला है जिसकी एक लीव्स है ना 100 mm वाइड एंड 10 mm थिक। जिसकी एक लीव है वो 100 mm वाइड है, चौड़ा है, और 10 mm उसका थिकनेस है। द स्प्रिंग हैज टू बी एब्जॉर्ब्ड। ये क्या एब्जॉर्ब करती है? 125 न्यूटन मीटर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। इसने मुझसे बोला है, इसने बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू गिवन दिया है 160 मेगा पास्कल। व्हाट इज द नंबर ऑफ लीव्स, है ना, कितनी नंबर ऑफ लीव यहाँ पर होंगी। और इसने मुझसे बोला है टेक इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्प्रिंग इज 200 गीगा पास्कल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब भाई ये हमसे वैल्यू की बात कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपके सामने बोलूं, अगर मैं आपके सामने सॉल्यूशन पार्ट डिस्कस करूं, दैट मीन्स एनर्जी स्टोर्ड। अगर मैं आपके सामने फॉर्मूला बताऊं, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा? तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, इसके लिए मुझे एक फॉर्मूला गिवन है, ठीक है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज एनर्जी यू इज इक्वल टू, एनर्जी स्टोर्ड यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडिंग बाय 12E। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अवर फॉर्मूला। ईच एंड एवरी सब चीजें आपके लिए गिवन है। देखिएगा आपके लिए n की वैल्यू निकालना है, n का मतलब नंबर ऑफ लीव्स। क्लियर। चलिए हम देखते हैं। u का वैल्यू इज गिवन टू यू 125 न्यूटन मीटर। सो 125 न्यूटन तो ठीक है, मीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा मतलब 160 मेगा पास्कल बेंडिंग स्ट्रेस गिवन है, दैट मीन्स 160 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। कितना गिवन है? लेंथ इज 1.4 मीटर। सो 1.4 और मीटर को mm में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 1000 या फिर 10⁻³ जो भी आपको सही लगे। मल्टीप्लाई बाय विड्थ। विड्थ कितना है? विड्थ इज 100 mm गिवन टू यू। व्हाट इज द थिकनेस? थिकनेस कितना है? 10 mm गिवन टू यू। व्हाट इज द n? n का मतलब नंबर ऑफ लीव्स। डिवाइडिंग बाय 12 मल्टीप्लाई बाय E मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना गिवन है? सो द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 इंटू 10⁻³ नाउ व्हाट इज द वैल्यू? कितना वैल्यू हमारे पास आएगा? सो द वैल्यू ऑफ n, जो हमारे पास n का वैल्यू निकलेगा आफ्टर कैलकुलेशन, n का वैल्यू मेरे पास आएगा 8.31, ठीक है ना। द वैल्यू इज 8.31, इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 9 लीव्स को मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है।
तो सिविल इंजीनियर्स के लिए दिस फॉर्मूला इज लिटिल बिट टफ, थोड़ा सा टफ था, लेकिन इट्स ओके। अब क्या कर सकते हैं भाई, क्वेश्चन आया है तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इरिटेटिंग प्रॉब्लम फॉर सिविल इंजीनियर्स। सिविल इंजीनियर्स के लिए ये भी एक बहुत इरिटेटिंग प्रॉब्लम है, बिकॉज इट इज ऑल्सो फॉर ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, है ना। ये ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग का प्रॉब्लम है। इसको भी अपन ने थोड़ा सा जुगाड़ तुगाड़ लगा के सॉल्व करने की कोशिश की है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। ये मुझसे क्या बोलना चाहता है, ये मुझसे बोलना क्या चाहता है, पहले ये देखिए। ये मुझसे बोलता है एन ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है ना, जिसका वायर का डायामीटर है 12 mm, वायर का डायामीटर इज 12 mm गिवन टू यू। वायर का डायामीटर बोल रहा हूं सर, वायर का डायामीटर का मतलब है स्मॉल d इज द डायामीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू 12 mm गिवन टू यू। इसके बाद ये मुझसे बोल रहा है मीन कॉइल रेडियस, मीन कॉइल का रेडियस कितना गिवन है, दिस इज 84 mm। 84 mm इज द मीन कॉइल रेडियस, 84 mm मीन कॉइल रेडियस गिवन है। सो रेडियस यानी कैपिटल R इज 84 mm गिवन टू यू। ये मुझसे बोल रहा है हेलिक्स एंगल का वैल्यू इसने दिया है कितने डिग्री, तो हेलिक्स एंगल का वैल्यू इसने जो हमें गिवन दिया है, हेलिक्स एंगल दैट मींस अल्फा, अल्फा का वैल्यू इसने हमें गिवन दिया है 60 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसने हमें गिवन दिया है लोड का वैल्यू, लोड का वैल्यू कितना गिवन दिया है, दिस इज 480 न्यूटन। और ये मुझसे क्या पूछ रहा है, इसने मुझसे टॉर्क टी का वैल्यू पूछा है। क्लियर। या तो टॉर्क का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, पी आर कॉस अल्फा करके एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, लेकिन मुझे वो फॉर्मूले से आंसर सही नहीं लगा, इसीलिए मैं आपके सामने एक दूसरी मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है पी आर कॉस अल्फा से आंसर सही आ जाए, ठीक है ना, तो लेकिन अगर मुझे वो फॉर्मूला सही नहीं लगा, इसीलिए मैं आपको दूसरा टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में शियर स्ट्रेस का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकलता है, शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है 16 मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय आर कॉस अल्फा डिवाइडिंग बाय पाई डी क्यू। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, डिवाइडिंग बाय पाई डी क्यू, इट इज द फॉर्मूला। अब भाई इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय पी का वैल्यू इज 480 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय आर दैट मींस रेडियस कैपिटल आर इज 84 मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू मेरे लिए गिवन दिया है 60 डिग्री। क्लियर। डिवाइडिंग बाय पाई डी क्यूब, सो पाई मल्टीप्लाई बाय स्मॉल डी का वैल्यू हमारे लिए गिवन दिया है, द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी इज इक्वल टू 12 का क्यूब। आप इस तरीके से टाउ का वैल्यू निकालोगे। जैसे ही आप टाउ कैलकुलेट करोगे, द वैल्यू ऑफ टाउ इज बिकम इक्वल टू 59.41 मेगा पास्कल। यहाँ पर टाउ का वैल्यू कितना आएगा, द वैल्यू ऑफ टाउ इज बिकम इक्वल टू 59.41 मेगा पास्कल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाउ। ये हमारे लिए टाउ का वैल्यू आया एंड द वैल्यू ऑफ टाउ इज 59.41 मेगा पास्कल। अच्छा एक बात बताइए, जब मैं ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग की बात करता हूँ, ट्विस्टिंग आएगा तो टॉर्क इक्वेशन अप्लाई होगा। टॉर्क इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द टॉर्क इक्वेशन, टॉर्शनल इक्वेशन मुझसे बोलता है एज पर टॉर्शनल इक्वेशन टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल। क्लियर। मैं इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूं। सर टॉर्क चाहिए, जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे। अगर मैं जे की वैल्यू की बात करूंगा तो पाई बाई 32 डी रेज टू पावर 4, तो पाई बाई 32 डी रेज टू पावर 4, डी यानी 12 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू टाउ का वैल्यू हमने निकाला है 59.41 मेगा पास्कल डिवाइडिंग बाय आर। रेडियस कितना है, तो भाई रेडियस हमारे पास जो कॉइल का रेडियस है इट इज 84 mm। सो हम यहाँ से टाउ टी का वैल्यू निकाल सकते हैं और टॉर्क का वैल्यू जो मेरे पास आ रहा है दिस इज 14.24 न्यूटन मीटर। इट इज द वैल्यू ऑफ टी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट इज द वैल्यू ऑफ टी। हाँ भाई इसके दो ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है ना, यानी दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक मुझे जो सही लगा वो मैंने बताया और एक और से आप करोगे तो वो 20 पॉइंट समथिंग आएगा या 30 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, तो मुझे ये सही लगा। ठीक है। इसके बाद यूपीएससी क्या मानता है वो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इसके बाद अपन थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बात करते हैं। दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसने मुझसे क्या बोला, इसने मुझसे बोला द स्ट्रेस एट अ पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रॉब्लम इज हाईली इंटरेस्टिंग हियर। ये मुझसे बोलता है द स्ट्रेस एट अ पॉइंट ऑफ मशीन कंपोनेंट आर 150 मेगा पास्कल एंड 50 मेगा पास्कल, बोथ टेंसाइल इन नेचर। दोनों स्ट्रेस कैसी हैं सर, दोनों स्ट्रेस जो हमें दिखाई दे रही हैं बोथ द स्ट्रेस आर टेंसाइल इन नेचर, दोनों स्ट्रेस टेंसाइल नेचर की हैं। क्लियर। ये हमसे बोल रहा है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन
एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द एक्सेस ऑफ मेजर टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर? ठीक है ना सर? देखिए क्या करना चाहता है, ये मुझसे बोलना चाहता है जो मेजर टेंसाइल स्ट्रेस का एक्सेस है उससे कितने डिग्री, 30 डिग्री। क्लियर? स्टेटमेंट सुनिए सर, उससे कितने डिग्री, उससे 30 डिग्री। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनिएगा, उससे 30 डिग्री पर ये हमसे बात बोलना चाहता है। ठीक है? ठीक है ना? निकाल के देखेंगे क्या जाता है, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा हमसे। देखिए बहुत ध्यान से, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, किस तरीके से मैं आपके सामने क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हाउ टू डिस्कस अ प्रॉब्लम हियर, मैं किस तरीके से आपके सामने प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। इसने मुझसे बोला है दिस इज अवर बॉडी, ये हमारे पास एक बॉडी है, दिस इज अवर बॉडी, और इस बॉडी पर मैंने क्या किया, एक 150 मेगा पास्कल का स्ट्रेस अप्लाई किया। आई विल अप्लाइंग अ स्ट्रेस हियर, और जो स्ट्रेस मैंने अप्लाई किया है दिस इज 150 मेगा पास्कल। दिस इज टेंसाइल इन नेचर एंड दिस इज कितना मेगा पास्कल, दिस इज 50 मेगा पास्कल, इट इज ऑल्सो अ टेंसाइल इन नेचर। क्लियर? दोनों 150 मेगा पास्कल एंड 50 मेगा पास्कल बोथ आर टेंसाइल इन नेचर। इसने मुझसे बोला है कि एक्चुअल में देखो एक्स एक्सिस के अलोंग 150 मेगा पास्कल लग रहा है, एम आई राइट? यानी मेजर एक्सिस कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। उस एक्स एक्सिस से ये प्लेन कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, देखो बेटा एक्स एक्सिस ये वाला है, इस एक्स एक्सिस से ये प्लेन कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से ये प्लेन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। 30 का बनवा दो, ये प्लेन एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्लियर? ठीक है ना? एक्चुअल में मुझे एंगल वर्टिकल से फाइंड करना पड़ता है, तो वर्टिकल से फाइंड करूंगा। सो दिस एंगल इज कितने डिग्री, 70 डिग्री। कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, या सॉरी इट्स कितने डिग्री, ये 60 डिग्री आएगा, है ना? टोटल 90 होता है, जस्ट अ वेट प्लीज। टोटल क्या होता है, टोटल 90 होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपके सामने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने आपके सामने बोला कि यहाँ पर एक स्ट्रेस एक्ट कर रहा है एंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज 150 मेगा पास्कल। ठीक है ना? एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस जो एक्ट किया दिस इज 50 मेगा पास्कल। ये क्वेश्चन बोल रहा था। हमने बोला एक्स एक्सिस पर मेजर टेंसाइल स्ट्रेस है, मेजर टेंसाइल स्ट्रेस एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ पर जो प्लेन एक्ट करेगा, प्लेन लाइक दिस, और इस प्लेन का यहाँ से एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक है ना? 30 + 60 इज 90। थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन थीटा को मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थीटा का वैल्यू मेरे पास 60 डिग्री आया। चलिए, सो अगर मान लीजिए थीटा इज 60 डिग्री हियर, मैं वापस से इस प्लेन पर कौन सी स्ट्रेस निकालनी है, इस प्लेन पर कितना टेंसाइल स्ट्रेस आया उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। सो टेंसाइल स्ट्रेस सपोज दैट सिग्मा डैश आया, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, उसकी जरूरत नहीं है। क्लियर? क्योंकि टाउ की वैल्यू इज बिकम इक्वल टू 0। सिग्मा एक्स का वैल्यू इज 150 और कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 60 डिग्री, प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा दैट मीन्स प्लस 50 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा 150 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 का वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 यानी 1/4, प्लस इसी के तरीके से 50 मल्टीप्लाई बाय √3/2 यानी 3/4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द वैल्यू। तो हमें यहाँ से सिग्मा डैश फाइंड कर सकता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा डैश, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं अपन 2 मिनट में। वैल्यू आएगा 150 डिवाइडिंग बाय 4 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडिंग बाय 4। सो द वैल्यू इज बिकम इक्वल टू 75 मेगा पास्कल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना वैल्यू अप्रोक्सीमेट मेरे पास सिग्मा डैश का आएगा। द वैल्यू ऑफ सिग्मा डैश इज इक्वल टू 75 मेगा पास्कल। क्वेश्चन इज वेरी इजी। ठीक है ना? बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ना, कोई भी ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ डिस्कस करते हुए चलते हैं। प्रॉब्लम बहुत ही इजी है सर, इसीलिए ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा दिक्कत लेने की इसमें बातें नहीं है। चलिए, सो हम आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा हद तक आपसे आई थिंक पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। देखिए ये मुझसे क्या बोला, ये मुझसे बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर यूलर्स इक्वेशन। यूलर्स इक्वेशन की बात कर रहा है सर। अगर यूलर्स इक्वेशन की बात करेगा तो यूलर ने हमें क्रिटिकल लोड की वैल्यू दी थी। क्या वैल्यू दी थी? यूलर हमसे बोलता था PU इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI डिवाइडिंग बाय L इफेक्टिव का स्क्वायर। एम आई राइट? यही हमसे बोलता था यूलर।
यूलर हमसे बोलता था पाई स्क्वायर EI डिवाइडिंग बाय L इफेक्टिव का स्क्वायर। तो ये हमसे बोलता है क्रिटिकल लोड ऑफ कॉलम इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का मतलब है EI, तो सही बात है EI के प्रोपोर्शनल है, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड ये मुझसे बोलता है क्रिटिकल लोड ऑफ कॉलम डिपेंड्स अपॉन यील्ड स्ट्रेस। तो यार मुझे तो नहीं लिख रहा है अभी कि यील्ड स्ट्रेस पर ये डिपेंड करेगा, क्लियर। इसी के साथ क्रिटिकल लोड ऑफ कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कॉलम, और क्रिटिकल लोड ऑफ कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ कॉलम। तो स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ कॉलम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी इज करेक्ट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वेरी इजी प्रॉब्लम। थोड़ा आगे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बात करते हैं। क्या बोल रहा है ये हमसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के रिगार्डिंग ये कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, आप इसके बारे में हमें बात बताइएगा। क्लियर, देखिएगा अगर मैं आपके सामने बोलता हूं ये वाला स्टेटमेंट, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करूंगा, तो पहला स्टेटमेंट है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। सही बात है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऐसा पॉइंट होता है, जैसे मैंने आपके सामने एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सपोज दैट मुझे मेरा कुछ इस तरीके से बना, दिस इज अवर BMD, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। सो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट कंसीडर करता था, दिस इज अवर पॉइंट्स, दीज आर पॉइंट्स। मैंने आपसे बोला था ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऐसा पॉइंट होता था जहां से बेंडिंग मोमेंट अपना साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। एम आई राइट? सो मैंने लिखा है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंज इट्स साइन। सो फर्स्ट पॉइंट इज टोटली करेक्ट, ये एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, शेयर फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। तो भाई सही बात है, हमने आपके सामने इक्वेशन पढ़ाया था dm/dx इज इक्वल टू शेयर फोर्स, यानी कि dm/dx इज इक्वल टू शेयर फोर्स। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शेयर फोर्स। तो यही हमसे बोल रहा है शेयर फोर्स इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड क्या बोल रहा है, फॉर बेंडिंग मोमेंट टू बी मैक्सिमा और मिनिमा शेयर फोर्स शुड बी चेंज इट्स साइन। जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा या फिर बेंडिंग मोमेंट मिनिमम होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा या फिर जहां पर बेंडिंग मोमेंट मिनिमम होगा, ठीक है ना, वहां पर क्या होगा, शेयर फोर्स अपने साइन को चेंज करेगा। वो हमसे ये बोलना चाहता है, शेयर फोर्स क्या करेगा, साइन को चेंज करेगा। तो सही बात है ना यार, हम हमेशा क्या करते थे, हम हमेशा यही तो करते हैं, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मुझे जिस पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए पड़ेगा वहां पर शेयर फोर्स का वैल्यू 0 के बराबर कर देते थे। एम आई राइट? वही करते थे कि नहीं, जहां पर मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए पड़ेगा वहां पर मैं शेयर फोर्स का वैल्यू 0 के बराबर कर देता था। और साइन चेंज का मतलब क्या है, साइन चेंज का मतलब है वहां पर शेयर फोर्स का वैल्यू 0 रहेगा। दैट मीन दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। क्लियर? सो ए बी सी बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, तीनों करेक्ट। और मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ लोडिंग इज इक्वल टू शेयर फोर्स, तो ऐसा नहीं है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी। क्लियर? तो उल्टा है ये, अगर ये बोलता रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी तो ये करेक्ट होता, बट इट इज रॉन्ग बिकॉज ये उल्टा स्टेटमेंट है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये स्टेटमेंट सबको आई थिंक समझ में आ गया। तो चेंज इन शेप का, चेंज इन साइन का मतलब है यानी कि वहां पर शेयर फोर्स का वैल्यू 0 होगा। तो जहां पर शेयर फोर्स 0 होता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज गिव अ मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन जहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा वहां पर शेयर फोर्स मैक्सिमम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी बच्चों टाइप प्रॉब्लम, ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और बहुत ही बच्चों टाइप प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम देखिए किस तरीके से डिस्कस किया है। मैं आपके सामने बोला कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट, मूवमेंट एरिया मेथड प्रूव्स एडवांटेजेस इन एनालाइज। भाई मूवमेंट एरिया मेथड तब यूज की जाती है, मूवमेंट एरिया मेथड तब यूज की जाती है जिस बीम का डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आसानी से ड्रॉ हो जाए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और मुझे कंप्लीटली एंड कंडीशन मिल रही हूँ। कंप्लीटली एंड कंडीशन मतलब जैसे कैंटिलीवर बीम की मुझे बात मालूम है, कैंटिलीवर बीम पर यहाँ पर स्लोप की वैल्यू भी 0 होगी, थीटा की वैल्यू भी 0 होगी। एम आई राइट? तो भाई ऐसी बीम जिसका अच्छे आराम से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाए और मैं उसको एनालाइज कर पाऊँ, उसका सीजी वगैरह निकाल पाऊँ, तो भाई कंटिन्यूस बीम और फिक्स बीम ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं, इनके बेंडिंग मोमेंट आसानी से ड्रॉ नहीं होते। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये उसके लिए एडवांटेज नहीं है, ठीक है ना। मेन एडवांटेज है कैंटिलीवर बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पर सिमेट्रिक लोडिंग हो, इनके डायग्राम इजीली ड्रॉ हो जाते हैं। क्लियर? बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, तो मूवमेंट एरिया मेथड इसके लिए ज्यादा सही है। दैट मींस ऑप्शन इज 1 and 2, ए एंड बी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए
थोड़ा सा आगे आते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए ये मुझसे क्या बोलना चाहता है। इसने मुझसे बोला है अ स्टील प्लेट 120 mm वाइड, बेंडिंग स्ट्रेस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्योर बेंडिंग इक्वेशन यूज होगी सर, इसमें बेंडिंग स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, प्योर बेंडिंग इक्वेशन यूज होगा। ये मुझसे बोलना चाहता है अ स्टील प्लेट 120 mm वाइड एंड 20 mm थिक, एक स्टील का प्लेट है जो 120 mm वाइड है एंड 20 mm थिक है, ठीक है ना, इनटू अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 10 मीटर, एक सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट कर देता हूं जिसका रेडियस इज 10 मीटर। ये मुझसे क्या बोलता है, ये मुझसे बोलता है arc of radius 10 meter, what is the maximum stress produced and bending moment which can produce this stress respectively, clear to all of you। so बहुत easy problem है सर, बहुत easy problem है, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, मैं अगर आपके सामने बोला प्योर बेंडिंग इक्वेशन क्या बोलता है, व्हाट इज द प्योर बेंडिंग इक्वेशन, प्योर बेंडिंग इक्वेशन बोलता है सिग्मा बाय सॉरी m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यही मुझसे बोलता है। तो मैं अगर यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू निकालना चाहूँ देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, तो सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा ई मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइडिंग बाय आर, ई मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइडिंग बाय आर, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ई डिवाइडिंग बाय वाई सिग्मा डिवाइडिंग ई मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइडिंग बाय आर। सो पुट द वैल्यू हियर, हम वैल्यू को पुट करते हैं। ई का वैल्यू हमारे लिए गिवन नहीं है, सो कंसीडर कर लेंगे 2 × 10⁵ क्योंकि स्टील गिवन है, मल्टीप्लाई बाय वाई का वैल्यू हमारे लिए, वाई का वैल्यू गिवन है स्टील प्लेट 200 mm वाइड एंड 20 mm थिक, सो वाई का वैल्यू हो जाएगा 10 mm डिवाइडिंग बाय रेडियस कितना है, रेडियस इज 10 मीटर, 10 मीटर दैट मीन्स 10 × 1000, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज द वैल्यू हियर, दिस इज द वैल्यू हियर मेरे पास। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू निकाला, द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज 200 न्यूटन पर mm², ये सिग्मा आ गया। मेरे लिए अब क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। सो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अब मैं क्या करूंगा, बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए ये आगे वाले और इस वाले को कंसीडर कर लूंगा। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए मैं क्या यूज करूंगा, बेंडिंग मोमेंट के लिए यूज कर लूंगा m अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक है ना, m अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, या फिर सिग्मा अपॉन वाई, सिग्मा अपॉन वाई यूज कर लो, बेचारे को बुरा नहीं लगना चाहिए, m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, क्लियर। चलिए हमने यूज किया, सो m की वैल्यू निकालनी है, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, BD³ बाई 12 यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 20 का क्यूब डिवाइडिंग बाय 12, ठीक है ना, इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू 200 न्यूटन पर mm² निकाल चुके हैं। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो भाई y का वैल्यू हमने निकाला 20/2 दैट मीन्स 10। सो हम यहाँ से बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालें एंड बेंडिंग मोमेंट इज बिकम इक्वल टू, जो बेंडिंग मोमेंट मेरे पास आएगा दिस इज 157.67 न्यूटन मीटर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, द वैल्यू इज न्यूटन मीटर। सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर इज 160 न्यूटन मीटर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज द अप्रोक्सीमेट आंसर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना, मेरे पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आया, समझ में आया आपको, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 14। ये मुझसे क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कंटीन्यूअस बीम, ठीक है ना। कंटीन्यूअस बीम की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा, सबसे पहला बीम इज सेड टू बी कंटीन्यूअस बीम इफ इट सपोर्ट मोर देन 2 सपोर्ट, बिल्कुल सही बात है यार। कंटीन्यूअस बीम का मतलब होता है ऐसा बीम जिसमें 3 या फिर 3 से ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किए जाए, क्लियर। सो भाई मोर देन 2 सपोर्ट प्रोवाइड होते ही हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके बाद इसने बोला कंटिन्यूअस बीम इज अ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है। इनडिटरमिनेट का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर नॉट एबल और आर नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व स्ट्रक्चर कंप्लीटली, इस स्ट्रक्चर को कंप्लीटली एनालाइज करने में, सॉल्व करने में वो कैपेबल नहीं है, है ना, केवल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ये सॉल्व नहीं होगा, समझ में आया। तो बिल्कुल सही बात है, ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके बाद डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सपोर्ट एंड ऑल्सो नेचर ऑफ सपोर्ट, बिल्कुल सही बात है, जो इंडिटरमिनेसी होगी वो नंबर ऑफ सपोर्ट पर डिपेंड करेगी और उसके नेचर, हिंज है, रोलर है, फिक्स है, उस पर डिपेंड करेगा, क्लियर। तो अगर मैं इसका देखूं तो मेरी समझ से तो 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। चलिए अब अपन थोड़ा सा आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का मतलब होता है सर
ऐसे स्ट्रक्चर जिनको मैं कंप्लीटली एनालाइज कर सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ऐसे स्ट्रक्चर जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से कंप्लीटली एनालाइज हो जाते हैं, उन स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोला जाता है। एम आई राइट? सो ये हमसे बोल रहा है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर सफिशिएंट टू फुलफिल एनालाइज। बिल्कुल सही बात, मैंने बताई दिया अभी ये आपको। इसके बाद बेंडिंग मूवमेंट एट सेक्शन और द फोर्स एट एनी मेंबर इज इंडिपेंडेंट द मटेरियल ऑफ कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है यार, बेंडिंग मूवमेंट जो होगा वो कभी भी मटेरियल पर डिपेंड थोड़ी ना करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट होगा मटेरियल से। सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट, बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ फोर्स इज एनी मेंबर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। भाई ये गलत है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पर बेंडिंग मूवमेंट डिपेंड करता है। एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाय से। एम आई राइट? सो अगर मैं आपके सामने बोलूं ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट मींस ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। ओहो, इट इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम। ठीक है ना, ये आपके सामने अनदर प्रॉब्लम मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, एंड प्रॉब्लम इज वेरी यूनिक प्रॉब्लम। ये बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम्स में से एक है। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए, इट इज वेरी यूनिक प्रॉब्लम। ये मुझसे क्या बोलना चाहता है, ठीक है ना, ये मुझसे क्या बोलना चाहता है, इसने मुझसे क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनिए। ये मुझसे बोलना चाहता है अ लोड 2100 न्यूटन, ठीक है ना, 2100 न्यूटन का लोड है सर, 2100 न्यूटन का लोड है। और ये मुझसे बोलता है ड्रॉप्ड एक्सियली, मैं इसको एक्सियली ड्रॉप कर रहा हूं ऑन क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। सर अप्लाई नहीं कर रहा है, ये अप्लाई नहीं कर रहा है, इस लोड को ड्रॉप करवा रहा है। अरे इस लोड को ड्रॉप करवाने का मतलब क्या है, इसने जैसे ही लोड को ड्रॉप करवाया हमारा स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस्ड होगा। जैसे ही लोड को ड्रॉप करवाया हमारा स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, यानी इंपैक्ट पड़ेगा स्प्रिंग पर। इंपैक्ट लोडिंग का केस हो गया सर, इंपैक्ट। ठीक है, देखिएगा अब ये बोल रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 240 mm, 240 mm से ड्रॉप करवाया। हमारी स्प्रिंग में 22 कॉइल्स हैं, डायामीटर है इसका 180 mm एंड वायर डायामीटर इज 25 mm। ये मुझसे बोलता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 84,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड अमाउंट ऑफ कॉम्प्रेशन डेल्टा की वैल्यू 255 mm दी है सर। व्हाट इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग? याद रखिए, अगर ग्रेजुअली अप्लाई किया होता बहुत आसान केस हो जाता। इसने बोला है हमने फॉल किया है, हमने छोड़ दिया, एक्सियली छोड़ दिया सर। एक्सियली छोड़ने का मतलब स्प्रिंग पर एकदम गिरेगा, इंपैक्ट लोड जनरेट होगा। क्लियर? इस कंडीशन में वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पूछ रहा है मुझसे। इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम। ठीक है, देखिएगा मैंने आपसे बोला अगर मैं जनरली आपके सामने ग्रेजुअली डिफ्लेक्शन की अगर बात करूं तो मेरे पास फॉर्मूला होता है 65 PR³ मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडिंग बाय G⁴, है ना। मेरे पास सभी वैल्यू गिवन है। 64 मल्टीप्लाई बाय P का वैल्यू मेरे पास गिवन है 2100 न्यूटन, RQ का वैल्यू मेरे पास गिवन है कैपिटल R मेरे पास, दैट मीन डायमीटर 180 दिया है, सो दैट मीन्स 90 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 22 नंबर ऑफ कॉइल्स गिवन है, डिवाइडिंग बाय G का वैल्यू गिवन है 84,000 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल d का स्क्वायर, स्मॉल d⁴, दैट मीन्स 25⁴ गिवन है। क्लियर? तो मेरे पास डेल्टा S का जो वैल्यू निकलेगा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा S इज डेल्टा S is 65.691 mm. Clear to all of you? 65.691 mm. This is the value of delta S. ये डेल्टा S का वैल्यू आया। क्लियर? अब भाई ये मेरे पास डेल्टा S का वैल्यू आया, ये मेरे पास डेल्टा S का वैल्यू आ गया। मेरे पास अब जैसे ही मैंने इसको हेलिकल स्प्रिंग पर जैसे ही मैंने ड्रॉप किया 240 मीटर हाइट से, उस 40 मीटर हाइट 240 mm हाइट से ड्रॉप करने के बाद डेल्टा का वैल्यू कितना आया है मेरे पास? डेल्टा जो इम्पैक्ट आया है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के कारण जो डेल्टा आया है उसका वैल्यू कितना है सर? उसका वैल्यू मेरे पास गिवन है 255 mm। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द वैल्यू ऑफ डेल्टा इम्पैक्ट का वैल्यू मेरे पास गिवन है 255 mm। क्लियर? अब भाई डेल्टा इम्पैक्ट गिवन है और मेरे पास ग्रेजुअली डेल्टा गिवन है, ठीक है ना, तो मैं इम्पैक्ट फैक्टर निकाल सकता हूँ। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर? मेरे पास इम्पैक्ट फैक्टर का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा? इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट इम्पैक्ट फैक्टर, सो इम्पैक्ट फैक्टर मेरे पास कैलकुलेट होगा
डेल्टा ग्रेजुअल डिवाइडिंग सॉरी या फिर ऐसे लिख सकता हूँ इम्पैक्ट फैक्टर इज द रेशियो ऑफ डेल्टा इम्पैक्ट डिवाइडिंग बाय डेल्टा स्टैटिक या फिर ग्रेजुअली, ठीक है ना। तो डेल्टा इम्पैक्ट का वैल्यू मेरे पास आया 255 डिवाइडिंग बाय डेल्टा स्टैटिक, डेल्टा इसका वैल्यू मेरे पास आया 65.691। हम यहाँ से इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू 3.8। मेरे पास इम्पैक्ट फैक्टर का वैल्यू आएगा 3.8। क्लियर। अब भाई मेरे पास इम्पैक्ट फैक्टर 3.8 आया, मुझे क्या पूछा गया है, मुझे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा दिस इज 16 PR डिवाइडिंग बाय पाई डी क्यू, 16 PR डिवाइडिंग बाय पाई डी क्यू मल्टीप्लाई बाय इम्पैक्ट फैक्टर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए सो 16 मल्टीप्लाई बाय पी का वैल्यू 2100 गिवन टू यू मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय पी का वैल्यू 2100 गिवन टू यू मल्टीप्लाई बाय आर। आर का वैल्यू कितना है सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। जस्ट अ वेट प्लीज, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। आर का वैल्यू कितना गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। आर का वैल्यू मेरे पास गिवन है 90 डिवाइडिंग बाय पाई मल्टीप्लाई बाय डी क्यू का वैल्यू का मतलब 25 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर इज 3.8 गिवन टू यू। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का वैल्यू आएगा, द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज 239.14 मेगा पास्कल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द वैल्यू मेरे पास जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का आया दिस इज 239.14 मेगा पास्कल। समझ में आया आप सभी को। दिस इज द वैल्यू। इस तरीके से मैं कैलकुलेट करूंगा। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ये बहुत सरल प्रॉब्लम भी है, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है। देखिए ये मुझसे क्या बोल रहा है, ये मुझसे बोल रहा है एक मोटर है जिसमें सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट को यूज किया गया है। वो ट्रांसमिट कर रहा है 30 किलोवाट की पावर विथ 500 RPM का मतलब रोटेशन पर मिनट। व्हाट इज द टॉर्क एक्टिविटी ऑन द शाफ्ट इफ अलाउएबल शियर स्ट्रेस इज 42 मेगा पास्कल। ठीक है ना, वेरी इजी, ठीक है ना, बहुत इजी है। कितना इजी है देखिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो मैं जानता हूं पावर कितना होता है, व्हाट इज द पावर। पावर का मतलब क्या है, पावर इज इक्वल टू होता है 2 पाई एन टी बाई 60। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 2 पाई एन टी बाई 60 इट इज द पावर। 2 पाई एन टी बाई 60 इट इज पावर। ठीक है ना। चलिए सो 2 पाई एन टी बाई 60 इट इज पावर। सो मैं अगर आपके सामने बोलूँ पावर कितना ट्रांसमिट हो रहा है 30 किलोवाट। किलोवाट यानी 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एन का मतलब नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट 500। टॉर्क का वैल्यू निकालना है डिवाइडिंग बाय 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क हियर। आप यहाँ पर टॉर्क का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो क्या। आफ्टर कैलकुलेशन मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास टॉर्क का वैल्यू आया 572.9 न्यूटन मीटर। ठीक है ना। इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा 573 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन इज वेरी इजी है ना, बहुत ही इजी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर देखने को मिला है इस कंसेप्ट के अनुसार। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड, स्टेटमेंट को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है सर, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसने मुझसे बोला है अ सेंट्रल स्टील रॉड 18 mm डायामीटर। ठीक है ना, एक सेंट्रल स्टील रॉड है जिसका 18 mm डायामीटर है, पास थ्रू अ कॉपर स्लीव। ये कॉपर स्लीव से पास होता है विथ 25 mm इनसाइड, 25 mm इनसाइड एंड 39 mm आउटसाइड डायामीटर। ठीक है ना, कॉपर का जो डायामीटर है 39 mm इनसाइड 24 mm इनसाइड एंड 39 mm आउटसाइड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यही मैंने आपके सामने डिस्कस किया। चलिए बहुत ध्यान से। अब ये मुझसे बोलता है इट इज प्रोवाइडेड विथ नट एंड वॉशर्स। इसने नट एंड वाटर से टाइट कर दिया एक दूसरे को। ठीक है ना। अब ये बोलता है अंटिल स्ट्रेस ऑफ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज सेटअप इन द स्टील। स्टील पर जो स्ट्रेस आया है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेस आया है। ठीक है ना। व्हाट इज द स्ट्रेस इन कॉपर ट्यूब। ठीक है ना। तो भाई मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है ना। हम सभी पढ़े हैं नट एंड बोल्ट असेंबली। ठीक है, नट एंड बोल्ट असेंबली में मुझे क्या करना पड़ता है, अप्लाई फोर्स बैलेंस इक्वेशन।
मुझे यहाँ पर फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन बोलता है सिग्मा एस मल्टीप्लाई बाय ए एस इज इक्वल टू सिग्मा सी मल्टीप्लाई बाय ए सी। क्लियर? फोर्स बराबर होना चाहिए स्टील पर इज इक्वल टू कॉपर पर। क्लियर? चलिए, सिग्मा एस का वैल्यू गिवन है 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। एरिया ऑफ स्टील, स्टील का एरिया मुझे गिवन है, दिस इज पाई बाई 4 इंटू 18 का स्क्वायर। ठीक है ना, 18 इज द डायामीटर इज इक्वल टू सिग्मा सी निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ कॉपर? एरिया ऑफ कॉपर हो जाएगा पाई बाई 4 आउटर डायामीटर माइनस इनर डायामीटर, 39 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा सी? कॉपर का जो हमारे पास वैल्यू आएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक सो सॉल्व करने के बाद द वैल्यू इज 3.4 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अच्छा, एक बात सुनिएगा, जैसे ही मैंने बोल्ट को टाइट किया ना, तो बोल्ट को टाइट कर रहा हूं तो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा स्टील पर। अगर टेंसाइल स्ट्रेस स्टील पर आएगा तो कॉपर पर कौन सा स्ट्रेस आ जाएगा? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। सो व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑप्शन बी इज करेक्ट। थोड़ा सा आगे आता हूं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। ये हमसे क्या बोलता है? इट्स अ वेरी यूनिक प्रॉब्लम। ये भी सर बहुत यूनिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लास्ट है लेकिन बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम आया था। इसने मुझसे बोला था अ 2 मीटर लॉन्ग एलॉय बार ऑफ 1500 mm क्रॉस सेक्शन एरिया हैंग वर्टिकली, इसको मैंने वर्टिकली हैंग किया है, हैज अ फिक्स्ड एट इट्स लोअर एंड। व्हाट इज द स्ट्रेस इंड्यूस्ड? कितना स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा इन अ बार when weight of 2 kilonewton falls from a height of 100 meter on a column। ठीक है ना सर? क्या बोलना चाहता है ये हमसे? ये हमसे बोल रहा है what is the stress induced in a bar when weight of 2 kilonewton fall from height of 100 मीटर हाइट से अगर मैं 2 किलो न्यूटन वेट को फॉल कर रहा हूँ। वापस से वही बात है, 100 मीटर हाइट से 2 किलो न्यूटन वेट को फॉल करूंगा। सर, जब भी वेट फॉल किया जाता है हमेशा इम्पैक्ट के कारण बातें आती हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हमसे क्या पूछना चाहता है? व्हाट इज द स्ट्रेस इंड्यूस? कितना स्ट्रेस इंड्यूस होगा? माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपके सामने स्ट्रेस इंड्यूस की बात करता हूँ, इफ आई विल टॉक अबाउट स्ट्रेस इंड्यूस, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कितना स्ट्रेस इंड्यूस होगा। तो स्ट्रेस इज इंड्यूस सिग्मा आई, यानी कि इम्पैक्ट के कारण, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ इम्पैक्ट स्ट्रेस कितना आएगा, इस पर जो भी स्ट्रेस आएगा उस स्ट्रेस को मैं बोलूंगा इम्पैक्ट स्ट्रेस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इम्पैक्ट स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा? सो द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट स्ट्रेस इज बिकम इक्वल टू W अपॉन ए। इसका जो फॉर्मूला होता है, दिस इज W अपॉन ए अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2AE मल्टीप्लाई बाय H डिवाइडिंग बाय W इंटू एल। क्लियर? सभी वैल्यू मेरे पास गिवन है। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर जैसी सिचुएशन है। आई नो ये फॉर्मूले सभी बच्चों को याद नहीं रहते, बट इट्स ओके। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं थे, सभी बच्चों के लिए था। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो पुट द वैल्यू, हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। 2 किलो न्यूटन वेट है, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया, डिवाइडिंग बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू 1500 न्यूटन 1500 mm स्क्वायर गिवन है, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया 1500 गिवन है। ठीक है ना? ई का वैल्यू कितना गिवन है मेरे लिए? ई का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? 120 गीगा पास्कल, दैट मीन्स 120 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय एच, कितने मीटर से गिवन दिया है? सो आपने हमेशा आपने बोला है दिस इज 100। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 100। ठीक है, 100 मीटर से दिया है क्या? 100 मीटर यानी कि 10⁻³ हो जाएगा। अगर mm होगा, देख लेना यहाँ क्वेश्चन में mm ना हो, अगर mm होगा तो कोई बात नहीं है, फिर आपको 100 ही लिखना है। मीटर है तो 10⁻³ डिवाइडिंग बाय W इंटू एल। तो W का वैल्यू अगेन 2000 मल्टीप्लाई बाय एल का वैल्यू मेरे पास गिवन है, मल्टीप्लाई बाय एल। सो देखिएगा बहुत ध्यान से, लेंथ इज 2 मीटर गिवन टू यू, लेंथ 2 मीटर गिवन है, सो 2 मीटर का मतलब हो जाएगा 2000। क्लियर? सो आप यहाँ से इम्पैक्ट स्ट्रेस का वैल्यू निकाल सकते हो। द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट स्ट्रेस इज 127.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 126.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इट इज द वैल्यू 126.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इट इज द वैल्यू। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमने आपके सामने वैल्यू को डिस्कस किया। समझ में आया सभी को? सो ये एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किया है। इनमें जो हेलिकल स्प्रिंग वाले प्रॉब्लम है
वो हो सकता है सिविल वालों से ना बने हो, बट सभी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, कॉलम स्ट्रट्स इधर से लाई करे हैं, केवल 3 प्रॉब्लम को छोड़कर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो आई थिंक आपको सेशन में मज़ा आया होगा। हर एक प्रॉब्लम को मैंने आपके सामने प्रॉपरली डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश की है माय डियर फ्रेंड, ठीक है ना। सो इतना हमें यहाँ पर आपके सामने डिस्कशन करना था। आज के टॉपिक के लिए, आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए गेट एकेडमी के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।